हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट कर रहे थे, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, और उसकी हेल्प से हमने देखा था अल्कीन की स्टेबिलिटी और इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। दोनों की स्टेबिलिटी में हाइपर कॉन्जुगेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हालांकि अगर ये रेडिकल होता तब भी हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, पर उतना इफेक्टिव नहीं है। होमोलिटिक फिशन इतना इजीली नहीं होता। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाए तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और इस H पर डॉट आ जाएगा। सो टर्शरी रेडिकल भी स्टेबल है बिकॉज ऑफ हाइपर कंजुगेशन, बट रेडिकल में हाइपर कंजुगेशन इज लेस डोमिनेटिंग देन इंडक्टिव इफेक्ट। सो लिख लीजिए, इन फ्री रेडिकल हाइपर conjugation effect is less dominating than inductive effect. लेकिन कार्बोकेटाइन के अंदर हाइपर conjugation is more dominating. In carbocation, hyperconjugation is more dominating effect. एक इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग में इस तरह का एरो लगाते हैं। होमोलिटिक फिशन का केस है ये, हाफ हेड एरो। इस तरह का हाफ हेड, एक तो एरो ऐसे होता है ना, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट ट्रांसफर हो रही है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। जब हम कहते हैं ना इस तरह से, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, और अगर हम ऐसे लगाते हैं उसका मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए अगर हम रेडिकल के लिए स्टेबिलिटी ऑर्डर देखते, तो जिसमें कॉन्जुगेशन ज्यादा होता वो रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट वाला रेडिकल आ जाता। मतलब स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये वाला होता। यहाँ कॉन्जुगेशन ज्यादा डोमिनेटिंग हुआ, ये बेंजाइल है, ये अलाइल है। लेकिन ये कार्बोकेटायन होता तो टर्शरी वाला ज्यादा स्टेबल होता बेंजाइल से, और ये ऑलमोस्ट सेम ही है। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट, सिर्फ ये वाला टर्शरी जिसमें 3 मिथाइल है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो यही एक एक्सेप्शन है, बाकी सब जगह पर हम किसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं? कॉन्जुगेशन को। कॉन्जुगेशन को दी जाती है। मीजोमेरिक सबसे ज्यादा, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव। बट एक यही केस ऐसा था यहाँ पर जहाँ कॉन्जुगेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंस हाइपर कंजुगेशन को मिली, क्योंकि ये हाईएस्ट हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है।
एक बार सारे इफेक्ट कर लें हम, उसके बाद फिर तो मैं कंबाइंड बताऊंगी मैं ऑर्डर सारे का। तो अभी और इफेक्ट चल रहे हैं। चलें आगे। अब हम लिख लिया सबने। अब हम लास्ट क्लास में कर रहे थे कि बेंजीन रिंग के ऊपर अगर अल्काइल लगाओ, डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली अटैच CH लगाओ, तो हाइपर कंजुगेशन तो यहां भी होगा। और ये किस तरह से रिंग को अफेक्ट करेगा, उसकी रिएक्शंस को अफेक्ट करेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा ध्यान से सुन लें। अब तुम्हारी क्लास एग्जाम खत्म हो चुके हैं ना, अब वही पुराना टाइम है, 2:30 स्टार्ट हो जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन इधर आए तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ हाइपर कंजुगेशन से, जहां से इलेक्ट्रॉन निकले उस H पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पर डबल बॉन्ड, और बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच हो गई ऑर्थो पोजीशन पर, एक्टिवेट हो गई। अब इसकी एक और स्ट्रक्चर बनेगी। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए, ये एरो का मतलब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में चेंज हो गए, तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। अभी तुमने एक ही हाइड्रोजन लिया था, ठीक है, उससे ही 3 स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। तो इमेजिन कर सकते हो बाकी के 2 हाइड्रोजन से भी स्ट्रक्चर बनने वाली है। तो यहां देखिए, ये इधर, ये इधर, तो हमारी फिर से वो एक नोन स्टेटमेंट हो गई। कौन सी? ड्यू टू मिथाइल ग्रुप बेंजीन रिंग विल बी एक्टिवेटेड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। सो मिथाइल ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग। हाँ, अभी हम हाइपर कंजुगेशन कर रहे हैं, तो एक स्लाइड में तुम्हें दिखा देती हूँ, पिक ले लो उसकी, ये वाली, जल्दी से ले लो इसके, फिर नोट कर लेना। और इससे पहले वाली ये थी, इससे पहले वाली भी ले लो। अब तुम्हारी क्लास वही 2:30 पर ही होगी, ठीक है। हाँ, तो प्लीज दोबारा से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये कंपाउंड है टोलुवीन, और इसमें हम देख रहे हैं हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, तो हम कहेंगे ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन benzene will be activated at ortho and para position. So this group is ortho para directing and activating, but reason अलग है ना, not due to mesomeric effect, due to hyperconjugation effect. तो लिख लीजिए मिथाइल बेंजीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग। मतलब कोई इलेक्ट्रोफाइल आए तो ऑर्थो पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन को ये रिप्लेस करने वाला है। अब तुम्हें हाइपर कंजुगेशन है या नहीं ये डिटेक्ट करना आ गया। डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पर CH बॉन्ड हो, सैचुरेटेड कार्बन हो, हाइपर कंजुगेशन हो जाएगी। मिथाइल का वैसे प्लस आई भी होता है, बट हाइपर कंजुगेशन भी है। So this group is ortho para directing and activating. हाँ जी, ड्रॉ कर ली सारी स्ट्रक्चर। तो इधर देखें, ये है टोलुवीन। हाँ, पिछला स्ट्रक्चर हो गया सबका। दूसरा है इथाइल बेंजीन, तीसरा है आइसोप्रोपाइल बेंजीन,
और लास्ट है टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन, ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है ना। अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट देखते तो सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट यहां था, दिस वन इज इंक्रीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट, लेकिन इस तरफ डिक्रीजिंग हाइपर कंजुगेशन भी है, डिक्रीजिंग हाइपर कॉन्जुगेशन। कौन सा ज्यादा डोमिनेटिंग है? हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हम कहेंगे डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, डिक्रीजिंग reactivity of benzene towards electrophile. इसमें मिथाइल में 3 CH हैं, यहाँ 2 ही CH हो गए हाइपर कंजुगेशन के लिए, यहाँ सिर्फ एक ही CH है, यहाँ पर तो नो CH, नो हाइपर कंजुगेशन। लास्ट वाले में देयर इज नो हाइपर कंजुगेशन। नहीं, रिपल्शन का नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक ही इफेक्ट है, ओनली प्लस साइड। 3 मिथाइल हैं जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, अभी बताती हूँ मैं इसके इफेक्ट्स। अगर तुम इंडक्टिव सोचते तो तुम कहते सबसे ज्यादा रिच ये होना चाहिए, सबसे ज्यादा प्लस चाहिए, बट क्योंकि हाइपर कंजुगेशन ज्यादा डोमिनेटिंग है तो इन सब में बेंजीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किस में होगी? टोलुइन में, पहले वाले में। पिछला जो टेस्ट तुमने दिया उसमें ज्यादा क्वेश्चन जीओसी वाले गलत हुए क्या आइसोमेरिज्म वाले? जीओसी वाले हुए, आइसोमेरिज्म के ठीक थे, वो सारे ठीक हो गए। तो जहां भी जो मिस्टेक हुई है उसको जरा रिवाइज करो, तो उसकी एक और इस तरह का टेस्ट एक ले लेंगे, वो तीनों टॉपिक का। पहले जीओसी का सेपरेट दे दो। टेस्ट में मार्क्स कम आना कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, पर अपनी मिस्टेक ना जानना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, वो टेस्ट का पर्पस ही डिफीट हो जाता है उसमें। हाँ जी, ठीक है। अब ये जो लास्ट वाला एग्जाम्पल था, जरा इसको ध्यान से देखते हैं। जब कोई इफेक्ट नहीं है तब हम कंसिडर करते हैं कौन सा इफेक्ट? प्लस आई। तो टर्शरी ब्यूटाइल का प्लस आई है, प्लस आई इज मैक्सिमम एट ऑर्थो, क्योंकि यही एक इफेक्ट है जो डिस्टेंस के साथ कम होता है, ये मैक्सिमम है, और यहाँ प्लस आई मिनिमम है। अब प्लस आई मैक्सिमम तो है ऑर्थो पोजीशन पर जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो इतने सारे जो मिथाइल ग्रुप हैं वो उसको रिपेल करेंगे। स्टेरिक इफेक्ट, क्राउडिंग है यहाँ पर। ऑर्थो पर प्लस आई मैक्सिमम है पर स्टेरिक इफेक्ट भी है, तो इलेक्ट्रोफाइल के अटैक पर रिपल्शंस होंगे, इसीलिए ये पोजीशन रिच होने के बाद भी इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए उतना अवेलेबल नहीं है। स्टेरिक इफेक्ट, ऑर्थो पोजीशन will be less available for attack of electrophile। तो ऑर्थो पर स्टेरिक इफेक्ट आ गया, पैरा पर मिनिमम प्लस आई इफेक्ट आ गया, तो फिर ये मेटा डायरेक्टिंग हो गया ना। तो ये ग्रुप क्या है? मेटा प्लस पैरा डायरेक्टिंग, पैरा थोड़ा, मेटा ज्यादा, और मेटा एंड पैरा डायरेक्टिंग, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन तो ब्लॉक हो गई स्टेरिक इफेक्ट की वजह से। तो बड़ा अनयूजुअल सा एग्जांपल है कि मेटा डायरेक्टिंग होने के बाद भी एक्टिवेटिंग है, कुछ ले थोड़ी रहा है बेंजीन से, दे ही रहा है ना। प्लस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग इफेक्ट है, बेंजीन से विड्रॉ तो नहीं हो रहा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का फ्लो बेंजीन की तरफ ही आ रहा है। तो बहुत कम एग्जाम्पल में आता है कि मेटा डायरेक्टिंग और एक्टिवेटिंग भी हो, ऐसा होता नहीं है ना। तो दिस इज द ओनली एग्जाम्पल टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। वैसे हम टर्शरी अल्काइल सबके लिए ये कह सकते थे, टर्शरी अल्काइल बेंजीन
मुझे बताओ पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं? टर्शियरी एल्काइल बेंजीन इज मेटा एंड पैरा डायरेक्टिंग due to steric effect at ortho and minimum plus I at para. तो सारी कंडीशन सूटेबल हो गई मेटा अटैक के लिए। आई इफेक्ट मिनिमम एट पैरा, दूर है ना, जितनी ज्यादा डिस्टेंस उतना इंडक्टिव कम। इंडक्टिव ही एक ऐसा इफेक्ट था जो डिस्टेंस के साथ कम हो रहा था, है ना। हाँ जी, लिख लिया एग्जाम्पल सबने? अब देखें, ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन है, इसके साथ यहाँ मिथाइल लगा हुआ है। सोच के आंसर देना है इसका मुझे। यहाँ इथाइल लगा है और ये आइसोप्रोपाइल। हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। सबसे पहले देखो ये इंटरमीडिएट कौन सा है? कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, ये तुम्हें पता है। अब जरा देख लो डोनेटिंग इफेक्ट क्या होता है। मिथाइल का प्लस आई है, लेकिन साथ ही क्या है? मैक्सिमम हाइपर कंजुगेशन, लेस हाइपर कंजुगेशन, लीस्ट हाइपर कंजुगेशन। तो बताओ डोनेटिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा कहाँ हुआ? फर्स्ट में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। अगर ये अनायन होता तो ये ऑर्डर रिवर्स हो जाता, क्योंकि कार्ब अनायन के लिए इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। दोबारा से सुनो, कार्बोकेटाइन है, डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन देने वाले इफेक्ट इसको स्टेबल करेंगे। हाइपर कंजुगेशन इलेक्ट्रॉन देने वाला इफेक्ट है। इसमें 3 CH का हाइपर कंजुगेशन है, यहाँ 2 CH का है, यहाँ 1 CH का हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। मोर हाइपर कंजुगेशन, मोर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अगर कार्बोनाइन होता तो डोनेटिंग इफेक्ट ज्यादा होने से स्टेबिलिटी कम होती, तब ये ऑर्डर रिवर्स हो जाता, इनवर्सली होगा। यस, कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कॉन्जुगेशन। रेडिकल और कार्बोकेटाइन एक जैसे हैं, ठीक है ना, तो फ्री रेडिकल होता तब भी यही ऑर्डर होता। क्लियर हुआ ये? फ्री रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, उनको भी इलेक्ट्रॉन देने वाले इफेक्ट स्टेबल करेंगे। कार्बोकेटाइन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, उनको भी देने वाले इफेक्ट स्टेबल करेंगे। हो गया? ऐसे ही एक और एग्जांपल करते हैं। हमारे पास है बेंजाइल कार्बोकेटाइन with OH group, benzyl carbocation with methyl group, benzyl carbocation और benzyl carbocation with chlorine, benzyl carbocation with nitro group। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, पहले ध्यान से देखो सारे। और अभी अभी हमने कहा है कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो ग्रुप्स लगे हुए हैं उनके इफेक्ट्स को सोचो, क्या है बताइए। ये क्या कहता है? कौन सा इफेक्ट है?
बेंजीन से डायरेक्टली अटैच की एटम पर लोन पेयर हो तो कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस। सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट है। यहां पर कौन सा इफेक्ट है? हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस आई। इस पे कोई इफेक्ट नहीं है, मतलब ये तो कॉमन ही है ना सभी में। क्लोरीन, इसका माइनस आई इज स्लाइटली मोर डोमिनेटिंग इन रिएक्टिविटी देन प्लस है। बट जो लास्ट वाला है नाइट्रो, उसका तो माइनस आई भी है। माइनस इफेक्ट कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कम करते हैं और प्लस इफेक्ट ज्यादा करते हैं। तो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट प्लस होता है। डोमिनेटिंग इफेक्ट प्लस है। उसके बाद मिथाइल का हाइपर कॉन्जुगेशन जो इससे कम है, थोड़ा सा इफेक्टिवनेस कम होती है ना। उसके बाद यहाँ कोई इफेक्ट नहीं। और क्लोरीन का माइनस आई डोमिनेट करता है। माइनस इफेक्ट कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कम करेंगे और लास्ट वाले में तो सबसे ज्यादा माइनस इफेक्ट है, तो ये डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी हो गई। और तुम समझ सकते हो अगर ये कार्बन आयन होता तो रिवर्स होता ना। कोई भी कॉम्पिटेटिव बुक उठाओ, प्रैक्टिस बुक उठाओ, इस पे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें। हैलोजन में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी इनमें ज्यादा है। मीजोमेरिक में तो उसको डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा ना, तो उसका मीजोमेरिक उतना इफेक्टिव नहीं होता। तो उसके कंपैरिजन में इंडक्टिव थोड़ा सा ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाता है, इसीलिए इसको हमने डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बताया था। हेलोजेंस ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बट डीएक्टिवेटिंग, याद है? हाँ जी, हो गया। अब एक और देखते हैं एग्जाम्पल। हमारे पास 3 कार्बोकेटायन है, बेंजाइल कार्बोकेटायन। एक ऑर्थोमिथाइल है, एक पैरामिथाइल है और एक मेटामिथाइल है। स्टेबिलिटी ऑर्डर सोचो जरा, 2 मिनट टाइम दो उसको। स्टेबिलिटी ऑर्डर इफेक्ट्स लिखते जाओ। यहां पर मिथाइल का कौन सा इफेक्ट है? हाइपर कंजुगेशन तो है ही, और प्लस आई क्या है? मैक्सिमम। क्यों है मैक्सिमम? क्लोज है। अब पैरा पे आ जाओ। हाइपर कंजुगेशन तो यहां भी है ना, और प्लस आई मिनिमम है। मेटा पे क्या है? तो मैंने एक स्टेटमेंट लिखाई थी, नो रेजोनेंस इफेक्ट इफ द ग्रुप इज एट मेटा पोजिशन। कुछ बताई थी नहीं कि जब भी एक ग्रुप मेटा पोजिशन पर होता है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, तो किसी भी टाइप का रेजोनेंस इफेक्ट वो एक दूसरे पे एक्सर्ट नहीं करता। तो इसके रिस्पेक्ट में मेटा पोजिशन पर मिथाइल है, तो मेटा पोजिशन का मिथाइल हाइपर कंजुगेशन करेगा भी तो सिर्फ इन्हीं पोजिशंस पर करेगा। ये इस पोजीशन पर हाइपर कंजुगेशन से कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम ज्यादा नहीं करने वाला। क्या हम कहेंगे कोई हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट नहीं है कार्बोकेटाइन पे, तो यहां सिर्फ कौन सा इफेक्ट है? ओनली प्लस आई। पहले तो ये चीज बताइए, समझ में आई? जब भी कोई ग्रुप मेटा पोजिशंस पर होंगे विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, दे विल नेवर एक्सर्ट एनी टाइप ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट, चाहे वो मीजोमेरिक हो चाहे वो हाइपर कंजुगेशन। Two groups at meta position will never exert any type of resonance effect. रेजोनेंस में हाइपर कंजुगेशन भी आता है और मीजोमेरिक भी आता है। तो जब हमने नीचे इनके इफेक्ट्स लिखे, वहीं से हमें पता चल गया कि सबसे ज्यादा स्टेबल ऑर्थो वाला होगा। हाइपर कंजुगेशन डिस्टेंस के साथ चेंज नहीं होता, तो जितना पहले में उतना दूसरे में है, पर दूसरे में इंडक्टिव कम है इसीलिए ये कम स्टेबल हुआ, और लास्ट में तो ये, इसमें तो सिर्फ एक ही इफेक्ट है। और ये एग्जामिनर के फेवरेट हैं इस तरह के, क्योंकि यहीं पर तुम्हें कंफ्यूजन होगा ऐसे क्वेश्चंस में। हमने पहले देखा मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, तब क्या ऑर्डर था। अब हमने देखा खाली मिथाइल ही है,
पर अलग अलग लोकेशंस पर है, तब भी स्टेबिलिटी में डिफरेंस आ गया ना। ये एग्जाम्पल किसको समझ में नहीं आया? हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट, किसी को डाउट है इसमें? नहीं मैम। और आई थिंक अगर ये अनायन होता, कार्बेनायन होता, तो ये ऑर्डर क्या होता? जस्ट ऑपोजिट। यस। तो मुझे बताओ, मीजोमेरिक और हाइपर कंजुगेशन से इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को कैसे कंपेयर करते हैं? ये समझ में आ गया। बेंजीन की ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्टिंग एबिलिटी को कैसे कंपेयर करते हैं? यहां तक क्लियर हुआ? अब एक और इफेक्ट आता है, हाइपर कंजुगेशन जैसा ही है वो, ये सबने लिख लिया यहां तक? हाँ, इसको हम कहते हैं रिवर्स हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। रिवर्स हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। हाइपर कंजुगेशन है CH बॉन्ड की प्रॉपर्टी, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है कार्बन हेलोजन बॉन्ड की प्रॉपर्टी। और ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग इफेक्ट है, इट इज इलेक्ट्रॉन पुलिंग इफेक्ट। अगर CH की जगह CCl बॉन्ड होता, अब इलेक्ट्रॉन यहां थोड़ी आते, इस बॉन्ड की तरफ थोड़ी आते, बॉन्ड से जाते, मतलब ये इलेक्ट्रॉन हेलोजन पर, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर, तो जो नो बॉन्ड बना उसमें क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ गया और इस डबली बॉन्डेड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। 3 क्लोरीन है, तीनों का रिवर्स हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। फ्लोरीन क्लोरीन जो छोटे हेलोजन है उनका बहुत ज्यादा रिवर्स हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, फ्लोरीन का तो और भी ज्यादा होगा, खींचेगा ये माइनस IS। रिवर्स हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। जैसे सिंपल हाइपर कंजुगेशन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन पुलिंग इफेक्ट है। ऐसे ही यहां पर आ सकता था, तीनों क्लोरीन पार्टिसिपेट कर सकते थे। ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ गए, तो यहाँ सिंगल से डबल बॉन्ड हो गया, और ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन अगर क्लोरीन पे चले गए तो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो भी हाइपर कंजुगेशन होता, रादर और भी ज्यादा हो जाता। हाँ, क्लोरीन पे होता, पर तीनों ही पुल तो करते ही। यहां तक क्लियर? लिख लिया सबने? और अगर यही सिचुएशन बेंजीन के साथ होती, बेंजीन पे CF3 ग्रुप लगा होता, बहुत ही ज्यादा डीएक्टिवेट करता है ये, किसकी वजह से? रिवर्स हाइपर कंजुगेशन की वजह से। इसमें हम मीजोमेरिक टर्म यूज नहीं करते, हम रिवर्स हाइपर कंजुगेशन टर्म यूज करते, और ये मेटा डायरेक्टिंग हो जाता। ऑर्थो पोजीशन पॉजिटिवली चार्ज, अगर ऑर्थो होगी तो पैरा तो डेफिनेटली होगी। अब तुम्हें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कुछ तो आइडिया आई थिंक होने लग गया होगा, कि जहां पॉजिटिव चार्ज है एरो उसकी तरफ आता है, जहां नेगेटिव चार्ज है एरो वहां से जाता है। तो ये आ गया यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ऊपर फ्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज, सो ऑर्थो पैरा पोजिशन डीएक्टिवेटेड। Deactivated due to reverse hyperconjugation effect.
इसीलिए ये कंपाउंड क्या है, मेटा डायरेक्टिंग. सो CF3 ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग एंड deactivating. नहीं, यही आखिरी इफेक्ट था. माइनस आई क्लोरीन है, CF3 ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट होता है. तो एक तरफ माइनस आई है, दूसरा रिवर्स हाइपर कंजुगेशन है, तो ये हाईली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया ना. अब अगर हमें एनर्जी डायग्राम देकर क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे तुम्हारे इसमें असाइनमेंट में भी एक क्वेश्चन था, लिख लिया ना पिछला. तो ये एनर्जी डायग्राम देखिए. जैसे मान लो किसी रिएक्शन में ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट, ये है ट्रांजिशन स्टेट, ये है इंटरमीडिएट. मान लो ये इंटरमीडिएट मिथाइल पॉजिटिव बन रहा है और ये वाला इंटरमीडिएट टर्शरी ब्यूटाइल बन रहा है. कोई भी रिएक्टेंट है, जैसे ये रिएक्शन हो रही है और यहाँ कोई प्रोडक्ट बन गया. तो ये एनर्जी डायग्राम करेक्ट है या नहीं? किसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, मिथाइल पॉजिटिव के बनने की या टर्शरी ब्यूटाइल के बनने की? मिथाइल पॉजिटिव की. और होना भी चाहिए क्योंकि ये क्या है, लेस स्टेबल. लेस स्टेबल, मोर एनर्जी. लेस स्टेबल, मोर एनर्जी. लेकिन अगर रिवर्स लिखा होता, टर्शरी ब्यूटाइल ऊपर बनाया होता, मिथाइल नीचे बनाया होता, तो रॉन्ग होता ना. एक स्टेबल इंटरमीडिएट का बनना, लो एनर्जी इन्वॉल्व है. इस एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं ना. और यही चीज हम शुरू से करते आ रहे हैं. जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल, उसको करवाने के लिए कम एनर्जी की जरूरत होती है. उस बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है. नेक्स्ट क्लास में जीओसी की पूरी असाइनमेंट करके लाओगे तुम, ठीक है? रिकॉर्डिंग भी की हुई है, उससे एक बार सुनना. उसके बाद भी समझ में नहीं आए, फिर हम क्लास में डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को. पर इसको करना जरूर बहुत. और जीओसी समझ में तभी आएगी जब क्वेश्चंस करोगे. क्वेश्चन से, क्योंकि ये सारा एप्लीकेशन पार्ट है. तुमसे डेफिनेशन तो पूछी नहीं जाएंगी, व्हाट इज मेसोमेरिक इफेक्ट. एप्लीकेशन पे आएगा, वो प्रैक्टिस से ही होती है. तो अभी हमारा जीओसी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ, ऑल द इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट एंड स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट. जितने भी इंटरमीडिएट हमने अब तक किए, उनको ये इफेक्ट कैसे उनमें यूज करते हैं स्टेबिलिटी के लिए, वो सारे फैक्टर्स हमने किए. यहाँ पर अगर हम बात कार्बोकेटाइन की करें, तो एक अनयूजुअल सा इफेक्ट नजर आता है, और वो है, यहां तक हो गया, वो है 3 मेंबर्ड रिंग से अटैच्ड कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज हो, तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है. मतलब कॉन्जुगेशन वगैरह उनसे भी ज्यादा स्टेबल. Positive charge directly attached to 3-membered ring is highly stable. इसको हम कहते हैं ड्यू टू बैंड बॉन्ड ओवरलैपिंग. तुम्हें पता है 3-membered रिंग में जो रिंग की तरफ वाले बॉन्ड है वो बैंड हो जाते हैं ना. क्यों बैंड हो जाते हैं? अगर तुम्हें 60 डिग्री पे उसको बॉन्ड को बनाना है, तो ऑब्वियसली डेविएट होगा अपने नॉर्मल एंगल से. तो जब ये ऑर्बिटल बैंड होंगे,
तो उसका सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड उससे अटैच कार्बन के आसपास चला जाता है। जब ये ऑर्बिटल अंदर की तरफ बॉन्ड बनाने के लिए बेंड होते हैं, तो जो बाकी बचे हुए बॉन्ड के ऑर्बिटल्स हैं वो बाहर की तरफ वाले कार्बन के ज्यादा पास पहुंच जाते हैं। या ये कह सकते हैं कि इसमें एक अजीब ही तरह की डांसिंग रेजोनेंस जिसको कहते हैं वो होती रहती है। मतलब ये बॉन्ड इधर चला गया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, फिर ये बॉन्ड इधर चला गया तो पॉजिटिव चार्ज घूमता रहता है। जैसे कि ये वाला बॉन्ड इधर देखो, ये बॉन्ड इधर चला गया, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, तो ये 4 मेंबर रिंग बन गई। जहां से इलेक्ट्रॉन निकले, सॉरी यहाँ पर जहां से इलेक्ट्रॉन निकले वहां पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन थे इस बॉन्ड नहीं, सॉरी यहाँ नहीं आएगा, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन जो पहले इस बॉन्ड के साथ जुड़े हुए थे वो दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्डेड हो गए, तो इस कार्बन की डेफिशिएंसी होगी ना, इस कार्बन पे डेफिशिएंसी होगी। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन अगर इधर आ गए तो डेफिशिएंसी इस कार्बन पे आ गई, साइक्लोब्यूटेन बना। ये देखो 3 मेंबर रिंग और उससे अटैच्ड कार्बन, इस पर पॉजिटिव चार्ज, यही है। तो अगर ये बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन यहां से, ये बॉन्ड ऐसे होके इधर चला जाए, बीच वाला बॉन्ड टूट जाए और ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएं, पहले ऑर्डर लिख लो। ऑर्डर लिख लिया? मतलब बाकी सारे इफेक्ट इसके सामने फेल हो जाते हैं। ये एक अनयूजुअल सा इफेक्ट है जो सिर्फ कार्बोकेटायन में नजर आता है। ये कार्बन, सॉरी, ये कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, अंदर वाले ऑर्बिटल बनाने वाला जो बॉन्ड है sp3 ऑर्बिटल है वो छोटा होगा, बाहर वाले का साइज मतलब अंदर और बाहर वाले बॉन्ड बनाने पर जो ऑर्बिटल का साइज है वो डिफरेंट हो जाएगा। वैसे चारों sp3 सेम साइज के होते हैं ना, पर यहाँ सेम साइज के नहीं हो पाते क्योंकि अंदर का बॉन्ड बनाने के लिए उनको ज्यादा डेविएट होना पड़ता है। तो चारों sp3 ऑर्बिटल सेम साइज के नहीं होते। इससे क्या होता है, जो बाहर की तरह बॉन्ड बना रहे हैं उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। जब उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है तो उस पर अटैच कार्बन का पॉजिटिव चार्ज कम होने लगता है। तो इसके लिए इतना सब ना बोल के हम क्या वर्ड बोलते हैं, बैंड बॉन्ड ओवरलैपिंग। तो इसमें एक रिंग का बैंड बॉन्ड ओवरलैपिंग है या 3 रिंग्स का बैंड बॉन्ड ओवरलैपिंग है। मोर बैंड बॉन्ड ओवरलैपिंग, मोर स्टेबिलिटी आ गया। और दूसरी तरीके से अगर हम ले तो हम ऐसा भी कह सकते थे, यही है ना, 3 मेंबर रिंग से अटैच कार्बन का पॉजिटिव चार्ज। यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये बॉन्ड यहां से टूट जाए और इसके साथ बन जाए, मतलब ऐसे से ऐसे हो जाए, सीधा हो जाए, तो क्या होगा, साइक्लोब्यूटेन बन जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन यहां से गए ना, इसको डेफिशिएंसी हुई क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन नीचे आ गए तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है। फिर से ये एक बॉन्ड जो है पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए 3 मेंबर फिर से हो सकता है। तो इस तरह से ये 4 से 3, 3 से 4 में घूमता रहता है। पॉजिटिव चार्ज एक जगह पर अगर टिका रहे तो अनस्टेबल होता है, अगर वो घूमता रहे तो वो स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है, डांसिंग रेजोनेंस जिसको कहते हैं। कभी यहाँ चला जाता है, कभी नीचे आ जाता है, कभी ऊपर आ जाता है, कभी 4 मेंबर्ड हो जाता है। तो डेफिशिएंसी शेयर्ड हो रही है, सारे एटम्स की डेफिशिएंसी को शेयर कर रहे हैं। और ज्यादातर जो टर्म यूज करते हैं होता है बैंड बॉन्ड ओवरलैपिंग। 3 मेंबर रिंग से अटैच्ड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है ड्यू टू बेंडिंग ऑफ ऑर्बिटल। ये लाइन समझ में आई? 3 मेंबर रिंग के ऑर्बिटल बेंड हो जाते हैं और उसका सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड कार्बन पर पहुंच जाता है जो पॉजिटिवली चार्ज है। अगर एक पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो स्टेबल हो जाएगा ना। तो यहाँ पर बेंडिंग 3 कार्बन 3 रिंग्स की है, इसलिए ज्यादा बैंड बॉन्ड ओवरलैपिंग है। दैट इज व्हाई दिस पॉजिटिव चार्ज इज मोर सैटिस्फाइड, मोर स्टेबल। आ गया? तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में हमने यहां तक स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताया कि सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। इसके बाद स्टेबिलिटी में वो कार्बोकेटायन आ जाते हैं
जहां पॉजिटिव चार्ज आने से एरोमेटिसिटी आ रही हो, जैसे कि हाँ लिखिए सबने, अगर हमारे पास एक ट्रोपाइलियम आयन होता और एक बेंजाइल होता, कौन ज्यादा स्टेबल होता? इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होता? ट्रोपाइलियम, क्योंकि अगर इसकी एरोमेटिक, इसमें रेजोनेंस होगा, रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसकी एरोमेटिसिटी तो लूज होगी पॉजिटिव चार्ज के घूमने से, जबकि फर्स्ट वाले में पॉजिटिव चार्ज के घूमने से ही एरोमेटिसिटी आ रही है। फर्स्ट के केस में पॉजिटिव चार्ज का आना इसको और स्टेबल बना रहा है, इसको एरोमेटिक बना रहा है, जबकि यहां पॉजिटिव चार्ज का घूमना इस रिंग की एरोमेटिसिटी को कम कर रहा है। रिंग के अंदर एक पाई बॉन्ड हट गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, हालांकि एंटी एरोमेटिक भी नहीं है क्योंकि ये पोजीशन ब्लॉक हो गई है, बट दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? पहला वाला। तो अगर चार्ज आने से, पॉजिटिव चार्ज आने से एरोमेटिसिटी आ रही है तो वो भी काफी स्टेबल होता है, पर ये बेंड बॉन्डिंग के बाद आता है। पहले वाले आयन का नाम है ट्रोपाइलियम आयन, एरोमेटिक कार्बोकेटायन। रादर एरोमेटिसिटी का रीजन ही पॉजिटिव चार्ज है, पता है ना? अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज ना होता तो एरोमेटिक ही नहीं होता। तो सबसे ज्यादा तुम्हारे कोर्स में इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन वाली रिएक्शंस है, इसलिए उनके ऑर्डर तो बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। इसीलिए ट्रोपाइलियम आयन को बनाते हुए हम 7 मेंबर रिंग के बीच में पॉजिटिव चार्ज बता देते हैं, जबकि इसके अंदर तो पॉजिटिव चार्ज रिंग के अंदर घूम रहा है, पर पूरा कंप्लीट गोला नहीं लगा सकते हम, है ना? पूरा सर्कल नहीं बना सकते ना, इसमें तो पूरा सर्कल बनाते हैं। सर्कल जब बनता है उसका मतलब है कंप्लीट डिलोकलाइजेशन। हाँ, यहां पर कुछ पर्टिकुलर पोजीशंस पर ही जा रहा है। हाइड्रोकार्बन स्टार्ट होने से पहले ऑर्गेनिक में कितनी तरह की रिएक्शंस होती हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में सारी रिएक्शंस ही आएंगी। तो जीओसी का सेकंड पार्ट जो मैं इसी में जीओसी में करवा रही हूँ वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितनी तरह की रिएक्शंस होती हैं। फिर हम देखेंगे कौन कौन से हाइड्रोकार्बन में किस किस टाइप की रिएक्शंस है। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा आता है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, और इन सब इंटरमीडिएट का यूज उसमें होने वाला है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। जीओसी एंडलेस है, जब तक ऑर्गेनिक पढ़ोगे तब तक जीओसी यूज होती रहेगी। पूरी 12th में जीओसी की एप्लीकेशन है, तो आगे बढ़ते जाओगे तो और एग्जाम्पल आते जाएंगे, पर मेन जो बेसिक्स हैं जीओसी के, कि हाइपर कंजुगेशन क्या है और कहाँ है, इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ पर है, मीजोमेरिक इफेक्ट कौन सा है, प्लस है कि माइनस है, किस इंटरमीडिएट को स्टेबल करेगा कौन सा इफेक्ट, ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो +1 में आते हैं और वो याद रहने चाहिए कि हैं क्या ये इफेक्ट। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस मेनली 3 तरह की जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस हम करेंगे: सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शन, और चौथी कैटेगरी में आ जाती है रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, जिसमें विद इन द मॉलिक्यूल, बाहर से किसी के आने की जरूरत नहीं पड़ती, विद इन द मॉलिक्यूल वो बॉन्ड रीअरेंज हो रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है रिप्लेसमेंट।
एक एटम की जगह दूसरा एटम आ जाए। मॉलिक्यूल जितना सैचुरेशन पहले था उतना बाद में है, जितना अनसैचुरेशन पहले था बाद में भी उतना ही अनसैचुरेशन है, बस एक एटम की जगह दूसरा एटम आ जाए। जैसे अभी बेंजीन में हमने किया था, ई पॉजिटिव आया था, एच पॉजिटिव गया था, तो ये रिएक्शन क्या हुई? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन ही करने वाले हैं। इसमें एक चीज सुनिए ध्यान से, हाँ जी, यहां तक हो गया नोट? नाउ स्टॉप राइटिंग एंड लिसन। सामने देखें, अगर मान लो एक रेडिकल आया, एक रेडिकल गया, मीथेन है, मीथेन में से H डॉट निकला और Cl डॉट आया, तो इस सब्स्टिट्यूशन को क्या कहेंगे हम? हाँ गुंतास, क्या बोला है मैंने अभी? किसकी सब्स्टिट्यूशन को? मीथेन में हाइड्रोजन की। तो सुनो ध्यान से, मीथेन का एक H डॉट गया, अटेंटिव होके सुनना चाहिए। मीथेन का एक H डॉट गया और एक Cl डॉट आ गया उसकी जगह, तो मीथेन से मिथाइल क्लोराइड बन गया। तो एक रेडिकल आया और एक रेडिकल गया, तो ये रिएक्शन कौन सी हुई? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अगर एक रेडिकल को रिप्लेस करे तो उस रिप्लेसमेंट को क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अगर एक इलेक्ट्रोफाइल आया और एक इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर गया, मतलब एक स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल आया वीकर को रिप्लेस कर गया, तो ये रिएक्शन कौन सी हुई? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जैसे बेंजीन में ई पॉजिटिव आया था और H पॉजिटिव चला गया था बेंजीन का, तो ये रिएक्शन कौन सी हुई? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और अगर एक न्यूक्लियोफाइल आता और एक न्यूक्लियोफाइल पहले से जो प्रेजेंट है वो चला जाता, तो ये कौन सी होती? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये रिप्लेसमेंट तीन तरह की हो गई। कौन कौन सी? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देख लीजिए, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक, सारी बता रही हूं मैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक आ रहा है, दूसरा जा रहा है, पर जो रिप्लेस करने वाले एटम है ना एक जैसे हैं। रेडिकल आएगा तो रेडिकल ही निकलेगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल ही रिप्लेस होगा, ऐसे न्यूक्लियोफाइल आएगा तो एक न्यूक्लियोफाइल जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की। जितने भी अल्केन की रिएक्शंस हैं वो सारी इसी कैटेगरी की रिएक्शंस हैं। तो फर्स्ट रिएक्शंस है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमारे हाइड्रोकार्बन में जो रिएक्शन वाला पार्ट है ना, मैं यहीं करवा रही हूँ। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिएक्शंस ऑफ एल्केन। रिएक्शन ऑफ अल्केन, अल्केन का हेलोजिनेशन करवाएं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो एक H की जगह एक Cl आ जाता है, पर इसमें निकलता H डॉट है, आता Cl डॉट है। सनलाइट की प्रेजेंस में हमेशा कौन सा फिशन होता है? होमोलिटिक फिशन। और कई बार ये रिएक्शन तब तक चलती जाती है जब तक सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाते। जैसे मीथेन है, याद है ना, ये बताया था मैंने, मीथेन का क्लोरीनेशन किया, एक H रिप्लेस हुआ, यस। अब इसमें आगे फिर क्लोरीन आएगा प्लस HCl, एक और रिप्लेस हो गया, फिर एक और क्लोरीन आया, बिल्कुल CH Cl3 प्लस HCl,
और इस पे फिर आगे क्लोरीन आया। सो एंड तक एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस होते जाएंगे। मीथेन के तो चारों हाइड्रोजन ऑलमोस्ट एक जैसे ही थे, कोई भी हाइड्रोजन पहले निकल सकता था। राइट, चले आगे। हाँ, इधर लिखिए सबने। तो सबसे पहले जैसे मैंने तुम्हें ये भी बताया था, पेरोक्साइड जो है वो रेडिकल बनाने में बहुत हेल्प करते हैं। तो इस रिएक्शन में भी अगर मान लो हम पेरोक्साइड डाल देते, ये कोई पेरोक्साइड डाला, होमोलिटिक फिशन किया इसने, आरओ डॉट बना दिया। अब ये आरओ डॉट क्या करेगा, जो मीथेन है उसमें से एक H डॉट को खींच लेगा, और मीथेन के पास क्या बन गया, मिथाइल डॉट। ये हो गई चेन इनिशिएट, इसको कहते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप, और पेरोक्साइड चेन को इनिशिएट करने में हेल्प करते हैं। पेरोक्साइड हाईली फोटोसेंसिटिव होते हैं, फोटोलाइट की प्रेजेंस में इनमें होमोलिटिक फिशन हो जाता है, ये एक रेडिकल बना देते हैं, और जैसे एक रेडिकल बना वो अगले रेडिकल को इनिशिएट कर देता है। अब ये हो गया पहला स्टेप। उसके बाद ये जो मिथाइल डॉट है, अब ये क्लोरीन में से एक डॉट को खींच लेगा, क्या बन गया, CH3Cl, और एक Cl डॉट फिर से फ्री हो गया। इसको कहते हैं चेन प्रोपगेशन स्टेप। चेन प्रोपगेट होने लगी, चेन प्रोपगेशन स्टेप, जिसमें रेडिकल बनेंगे भी और यूज भी होंगे। दो मिनट के लिए रुक जाएं और देख लें इसको। अब ये जो Cl डॉट बना है ना, स्टॉप राइटिंग एंड लिसन, ये Cl डॉट जो बना है ये क्या करेगा, मिथाइल क्लोराइड में से फिर एक H को खींच के स्टेबल HCl बना देगा, और क्या बच गया, CH2Cl डॉट। जैसे तुम पूछ रहे थे ना आगे रिएक्शन कैसे चलेगी, अब ये CH2Cl डॉट, CH2Cl है ना, इसने इसमें से एक H को ले लिया, इस Cl ने इसमें से एक H को ले लिया, CH2Cl डॉट बना। अब ये फिर क्लोरीन से रिएक्ट करेगा, यहां से एक क्लोरीन लेकर क्या बना देगा, CH2Cl2, और फ्री क्या हो गया, Cl डॉट। अब चेन आगे प्रोपगेट होती रहेगी। लास्ट में क्या होता है, जब एंड ऑफ द रिएक्शन बहुत हाई प्रेशर लगाते हैं, सारे रेडिकल आपस में कंबाइन होने लगते हैं, उसको कहते हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेट हो गई। चेन टर्मिनेशन स्टेप में जो बचे खुचे जितने भी रेडिकल है ना, उन पे प्रेशर लगाएंगे, पास आ जाएंगे, आपस में कंबाइन हो जाएंगे। जैसे ये आपस में कंबाइन हो गया, ये कंबाइन हो गया, ऐसे सारे रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाएंगे और रेडिकल खत्म हो जाएंगे। जब खत्म हो जाएंगे तो चेन वहीं रुक जाएगी। तो रेडिकल रिएक्शन में 3 स्टेप आते हैं। पहला चेन इनिशिएशन स्टेप, जिसमें पेरोक्साइड्स का रोल है। दूसरा चेन प्रोपगेशन स्टेप, जहां रेडिकल बनते भी हैं और कंज्यूम भी होते हैं। और तीसरा चेन टर्मिनेशन स्टेप, जिसमें रेडिकल हमेशा कंबाइन होते हैं और खत्म हो जाते हैं। रेडिकल कंबाइन होकर स्टेबल बॉन्ड बना देंगे और फिर रिएक्शन रुक जाएगी। फर्स्ट स्टेप है चेन इनिशिएशन स्टेप, वेयर रेडिकल्स आर प्रोड्यूस्ड। होमोलिटिक फिशन हुआ, कैटलिस्ट यहां काम आए, चेन को स्टार्ट करने के लिए रेडिकल चाहिए। वंस द रेडिकल्स आर फॉर्म्ड, वो अपने आप चेन को आगे बढ़ाते जाएंगे, एक एक करके सारे हेलोजन निकलते रिप्लेस होते जाएंगे ना। तो हर स्टेप में एक रेडिकल ही रेडिकल को रिप्लेस कर रहा है, इसलिए ओवरऑल रिएक्शन क्या बन गई, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। हाँ मेगर, इसमें चेन प्रोपगेशन स्टेप में क्या होता है कि जैसे ये रेडिकल है ना, ये क्लोरीन क्लोरीन में बॉन्ड तोड़ के एक H डॉट को ले लेगा, क्या बना देगा, CH3Cl, और ये डॉट इस क्लोरीन पे चला जाएगा।
तो एक रेडिकल कंज्यूम हुआ, एक रेडिकल बना, फिर अगले स्टेप में ये रेडिकल कंज्यूम हुआ और इस पे फिर एक रेडिकल बन गया। इस Cl ने CH3 में से एक H को निकाल दिया, एक H डॉट को निकाल के HCl बना लिया। इसमें एक बॉन्ड क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन और एक इस H का इलेक्ट्रॉन, तो इस C पर एक डॉट आ गया, तो रेडिकल्स बन रहे हैं और यूज भी हो रहे हैं, तो ये चेन प्रोपगेशन स्टेप हुआ, राइट। अब जरा इस क्वेश्चन का आंसर दें, बातें नहीं इधर। हमारे पास इधर हमारे पास वैरायटी ऑफ हाइड्रोजन है, जैसे ये प्राइमरी हाइड्रोजन है, ये टर्शरी और ये सेकेंडरी हाइड्रोजन। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव, बस करो, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अगर मान लो पहला हाइड्रोजन निकालना हो तो इनमें से कौन से हाइड्रोजन की रेट सबसे ज्यादा होगी? किस जगह पर रेडिकल सबसे जल्दी बनेगा, सबसे कम एनर्जी चाहिए? टर्शरी पर। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टर्शरी वाले का हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। रीजन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। Tertiary hydrogen easily replaced because the radical formed at tertiary carbon is more stable. तो मीथेन में तो एक ही कार्बन था ना, इथेन में भी दोनों कार्बन एक जैसे हैं, लेकिन अगर किसी अल्केन में वैरायटी ऑफ हाइड्रोजन होते तो कौन सा हाइड्रोजन सबसे जल्दी रिप्लेस होता? टर्शरी वाला हाइड्रोजन। अगर हम इसका मोनोहेलोजिनेशन करवाते तो इतने सारे हाइड्रोजन, एक एक हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो जाए तो हमें 4 तरह के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। यहाँ हाइड्रोजन आ सकता था, इस पे आ सकता है, ये हाइड्रोजन रिप्लेस, ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस, 4 तरह के कंपाउंड बनते। पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर सबसे ज्यादा कौन से कार्बन पर होता? टर्शरी पर, फिर सेकेंडरी पर, देन लीस्ट इज ऑन प्राइमरी। ये समझ में आया सबको? ऐसे हेलोजन की रिएक्टिविटी की बात होती तो जितना स्टेबल बॉन्ड बनेगा कार्बन हेलोजन बॉन्ड, उतनी रिएक्शन फास्टर होगी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और सबसे स्लो आयोडीन, क्योंकि CI बॉन्ड बहुत ही अनस्टेबल बॉन्ड होता है। ये समझ में आया? हेलोजन और कार्बन का बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्गर होगा उतनी रिएक्शन फास्टर होगी। रादर फ्लोरिनेशन इज हाईली एक्सोथर्मिक, कंट्रोल करना ही मुश्किल है, और आयोडीनेशन इज टू स्लो। तो हम नॉर्मली कौन सी रिएक्शंस करवाते हैं अल्केन में? क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन, जो कंट्रोल रेट पर हो सकती है। फ्लोरिनेशन एक्सप्लोसिव है, इतनी एक्सोथर्मिक है, एक्सप्लोड कर जाती है। डायरेक्ट फ्लोरीन यूज करना रिस्की है, जिसके साथ भी बॉन्ड बनाएगी बहुत ही स्टेबल बॉन्ड बनाएगी और इसीलिए बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगी। आयोडीनेशन टू स्लो, इसलिए इसको यूज नहीं करते। तो हम क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन दो ही रिएक्शन यूज करते हैं अल्केन के लिए। ये पॉइंट समझ में आया सबको? और इधर देखें, चले आगे, ठीक है। ये है आइसोब्यूटेन, ठीक है। बातें बंद करें, जरा सुने ध्यान से। इसका हमने क्लोरीनेशन करवाया सनलाइट की प्रेजेंस में। कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट मिलेंगे? कितने पॉसिबल होंगे? हाउ मेनी टाइप ऑफ हाइड्रोजन इट इज हैविंग? 2 टाइप्स, मिथाइल वाले प्राइमरी हाइड्रोजन और एक यहाँ पर टर्शरी हाइड्रोजन। सो ये प्रोडक्ट बन सकते थे मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, आइदर दिस वन और ये वाला। 2 टाइप ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, एक टर्शरी वाला और एक प्राइमरी में किसी भी मिथाइल का हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते, यही बनता, क्योंकि सारे मिथाइल आइडेंटिकल हैं। प्रोबेबिलिटी बनने की, इस कंपाउंड के बनने की 9 टाइम्स है। 9 हाइड्रोजन में से कोई भी हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए, यही कंपाउंड बनेगा। समझ रहे हो ये बात? रिएक्टिविटी इस कार्बन की ज्यादा है,
प्रोबेबिलिटी इस कार्बन की ज्यादा है। तो अब जरा रिजल्ट क्या आएगा देखते हैं। ये पॉइंट जरा बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों पीछे बातें ना करें और इधर देखें। जो मैंने अभी एक पॉइंट बोला कुछ समझ में आया कि ये मिथाइल 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 9 ऐसे हाइड्रोजन हैं जिनमें से कोई भी एक रिप्लेस हो जाए तो हमें यही प्रोडक्ट मिलेगा। ये चीज समझ में आई? ज्यादा हंसी आ रही है? अलग होके बैठ जाओ, इधर पीछे चले जाओ। तुम कौन बैठा है तुम्हारे? हाँ पीछे चले जाओ बेटे, इसको बोल रही हूँ, पीछे चले जाओ। प्रथम तुम भी चले जाओ, जल्दी करो, टाइम वेस्ट मत करो। हाँ तुम उसको देखते रहोगे और हंसते रहोगे, है ना? तुम पीछे बैठ जाओ, नहीं तो साथ क्यों बैठते हो? हाँ जी ठीक है। अब एक पॉइंट सुनिए कि जब हम क्लोरीनेशन करवाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लोरीनेशन करवाते हैं तो टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी कार्बन पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है? अगर प्राइमरी पर 1 है तो सेकेंडरी पर 3.8 टाइम्स है और इस पर 5 टाइम्स है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी का ऑर्डर अगर प्राइमरी कार्बन पर 1 है तो सेकेंडरी पर 3.8 टाइम्स है, एक्सपेरिमेंटल है ये, और टर्शरी पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर 5 टाइम्स है। हो गया? तो अब जरा यहां देखते हैं, इसमें टर्शरी हाइड्रोजन एक ही है, प्रोबेबिलिटी एक ही है उसकी बनने की, पर रिएक्टिविटी इसकी 5 टाइम्स है। लेकिन फर्स्ट वाले में 9 ऐसे हाइड्रोजन है और रिएक्टिविटी है उसकी 1। तो ये दोनों कंपाउंड किस रेशो में बनेंगे? परसेंटेज क्या होगी पहले कंपाउंड के बनने की? 9/14 और सेकेंड वाले की परसेंटेज क्या हुई? 5/14 इंटू 100। नो डाउट रिएक्टिविटी टर्शरी कार्बन की ज्यादा थी, पर मेजर प्रोडक्ट कौन सा बना? पहला वाला। तो ये नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिएक्टिविटी 5 टाइम्स है पर प्रोबेबिलिटी 1 ही है, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन ऐसा है जो रिप्लेस करके ये वाला कंपाउंड देने वाला है, जबकि प्राइमरी हाइड्रोजन में प्रोबेबिलिटी 9 टाइम्स है। 9 में से कोई भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता तो हमें पहला कंपाउंड मिलता, रिएक्टिविटी उसकी 1 है। तो ये 9:5 रेशो में मोनोक्लोरो प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे। तो क्लोरीनेशन में ये इस कंपाउंड के लिए है। हाँ ये क्लोरीनेशन का रिएक्टिविटी ऑर्डर है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया जो मैंने अभी बताया? और सरप्राइजिंगली जो ब्रोमिनेशन है उसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर इसका 1600 टाइम्स है, तो सेकेंडरी का आई थिंक 82 है और इसका 1 है। तो वहां यहां क्या होगा? एक्सक्लूसिवली टर्शरी बनेगा। तो ब्रोमिनेशन इज मोर सेलेक्टिव देन क्लोरीनेशन। ब्रोमिनेशन में सेलेक्टिविटी फॉर दिस प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, मतलब ऑलमोस्ट 95 to 99% तक यही प्रोडक्ट बनने वाला है। तो ये स्टेटमेंट आती है मोर रिएक्टिविटी लेस सेलेक्टिविटी। अगर हम कोई भी काम जल्दबाजी में करते हैं, कुछ भी सामने आया फटाफट उठा लिया, तो हमारी सिलेक्शन अच्छी नहीं होती। प्रॉपर आराम से देख के जब हम कोई चीज सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्टिविटी बेटर होती है। तो ब्रोमिनेशन स्लो है इसलिए ज्यादा सिलेक्टिव है, क्लोरीनेशन ज्यादा रिएक्टिव है, फटाक जहां अटैक किया वहीं पर ही कंपाउंड बना दिया। कोई सिलेक्शन नहीं था कि हाँ नहीं टर्शरी को ही लेना है, जो मिला ठीक है, इसलिए वहां पर सिलेक्शन प्रॉपर नहीं हुआ, सारे प्रोडक्ट थोड़े थोड़े से मिल गए। तो एक बड़ी एक नॉर्म यूज करते हैं, मोर रिएक्टिविटी लेस सेलेक्टिविटी। तो ब्रोमिनेशन इज मोर सेलेक्टिव एज इट इज लेस रिएक्टिव। 1682 यही है आई थिंक इसका ऑर्डर। इसके रेशो से ही पता चल जाता है ना
कि यहाँ एक्सक्लूसिवली हमें टर्शरी प्रोडक्ट ही मिलेगा। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एल्केन की रिएक्शंस का, कि अगर एल्केन में वैरायटी ऑफ हाइड्रोजन है तो हमें कई तरह के मोनो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, बट उनमें कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा, वहां प्रोबेबिलिटी और रिएक्टिविटी दोनों को देखना होगा। जो मेन रिएक्शंस हैं वो हैं क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन, और उनमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी डिफरेंट कार्बन की इक्वलिटी। इसकी सेलेक्टिविटी का रीजन क्या है? ये रिएक्शन कंपैरेटिवली स्लो है, तो ये सर्च करेगा कौन सा बॉन्ड तोड़ने में सबसे कम एनर्जी चाहिए, तो ये सिलेक्शन करेगा बेस्ट स्टेबल रेडिकल का। क्लोरीनेशन ज्यादा ही रिएक्शन रिएक्टिविटी एनर्जी बहुत ज्यादा है, वो किसी भी बॉन्ड को तोड़ के बॉन्ड बना लेगा, तो रिएक्टिविटी का डिफरेंस उतना नहीं होगा। आगे समझे? आयोडीन, तो आयोडीन का बताती हूँ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। अगर हम आयोडीनेशन करवाते हैं, दो प्रॉब्लम्स आती हैं इसको बनाने में। एक तो RI बॉन्ड बहुत अनस्टेबल है, दूसरा जो HI बना दैट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है। ये क्या कर देगा? रिएक्शन को वापस इधर ले आएगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो आयोडीनेशन स्लो ही नहीं, रिवर्सिबल भी है। Iodination is too slow and reversible. Due to formation of unstable CI and HI bond. एक अनस्टेबल बॉन्ड को बनाना डिफिकल्ट होता है, और दूसरा रीजन HI एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, रिएक्शन को रिवर्स कर देगा। हालांकि रिएक्शन को रिवर्स रोकने के लिए इसमें हम ऐड कर सकते थे एक ऑक्सीडाइजर HiO3। अगर हम ये ऑक्सीडाइजर डाल देते, दो काम होते, एक तो हमें रिएक्टेंट ज्यादा मिल जाता और HI कंज्यूम हो जाता। जब तुम इक्विलिब्रियम पढ़ोगे ना तो एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर किसी रिएक्शन मिक्सचर में से प्रोडक्ट हटाते जाए ना तो रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ती रहती है। तो रिवर्स होने के लिए जो HI था वो इसने ले लिया, तो रिएक्शन रिवर्स नहीं हो पाई और आगे ही बढ़ती गई। ऊपर से हमें रिएक्टेंट भी ज्यादा मिलना शुरू हो गया, तो इस रिएक्शन को रिवर्स होने से रोकने के लिए हम ये डाल सकते थे HiO3, पर फिर भी ये रिएक्शन है तो स्लो ही, CI बॉन्ड आसानी से नहीं बनता। तो हेलोजन अल्केन की मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी हुई? दो ही हुई। कौन कौन सी? क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन। ये थी हमारी फर्स्ट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आ गया समझ में? दूसरी रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लिखना है अभी? हर कंपाउंड में, चाहे फंक्शनल ग्रुप हो, हाइड्रोकार्बन हो, एक टिपिकल कैटेगरी की रिएक्शंस होती हैं। तो हमने अल्केन में देखा कौन सी कैटेगरी की रिएक्शंस इसमें होती हैं? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, जिसमें अल्केन के हाइड्रोजन की जगह कोई भी रेडिकल आ जाता है। ठीक है। सो नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सारे एरोमेटिक कंपाउंड की, सारे एरोमेटिक कंपाउंड में जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है, बेंजीन का H पॉजिटिव रिप्लेस हो जाता है। किया था ना हमने मैकेनिज्म इसका, कार्बोकैटायन के थ्रू। बेंजीन का H रिप्लेस हो जाता है E पॉजिटिव से।
हाँ पुष्कल बताओ जरा, यहाँ मिथाइल बेंजीन में कौन सी जगह का एच निकलेगा? इतने सारे एच हैं, ई कौन से एच को रिप्लेस करेगा? मैंने अभी मिथाइल का कौन सा इफेक्ट बताया? मिथाइल का कौन सा इफेक्ट था? कौन सा वाला? मिथाइल वाला एच। सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बेंजीन का एच रिप्लेस होता है, ठीक है। अब यहाँ तो कोई भी एच निकाल लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ मिथाइल के रिस्पेक्ट में कौन सा एच निकलेगा? ई को मिथाइल कौन सी पोजीशन पर डायरेक्ट करेगा? ऑर्थो एंड। क्यों? क्योंकि मिथाइल का कौन सा इफेक्ट है? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। इसका मतलब अब ई को रिप्लेस करने के लिए या तो ये वाला पोजीशन, ये वाला पोजीशन, ये और ये तो बराबर है ना ऑर्थो वाले तो मिथाइल ने आने वाले ई को डायरेक्ट किया ना, इसीलिए मिथाइल को क्या कहते हैं हम? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, बिकॉज इट विल डायरेक्ट कमिंग इलेक्ट्रोफाइल एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। इसीलिए बेंजीन के ऊपर जो ग्रुप है वो डिसाइड करता है कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां जाए, इसीलिए उस ग्रुप का नाम हम देते हैं या तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या मेटा डायरेक्टिंग। अगर एक ई रिप्लेस करता है तो या तो वो ऑर्थो वाले को करेगा या फिर पैरा वाले को, मतलब दोनों ही प्रोडक्ट मिलेंगे, थोड़ा ऑर्थो थोड़ा पैरा, इस तरह से, बिकॉज मिथाइल विल डायरेक्ट कमिंग इलेक्ट्रोफाइल एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। अब बताओ इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन फास्टर होगी? सेकेंड वाली, क्योंकि मिथाइल क्या है? एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग मतलब ज्यादा रिएक्टिव बनाना, तो सेकेंड वन इज मोर रिएक्टिव देन फर्स्ट। इन दोनों में से किस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम है? सेकेंड वाली। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड इज लेस देन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट, क्योंकि सेकेंड में ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है वो मिथाइल के आने से। मिथाइल विल एक्टिवेट द बेंजीन रिंग, इसलिए इसको कम एनर्जी चाहिए होगी रिएक्शन करवाने के लिए। वो टेम्परेचर वगैरह पर है, नॉर्मली पैरा ज्यादा मिलता है स्टेरिक इफेक्ट से। इसका मतलब कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड होता, ई डालने पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा तुम जज कर सकते हो ना, अगर तुम्हें ये इफेक्ट्स आते हैं तो। जैसे कि ये हो गया। अगर ये बेंजोइक एसिड होता तो ई कहां जाता? अगर ये बेंजोइक एसिड होता तो कौन सी पोजीशन का एच निकलता? कौन बताएगा? COOH का कौन सा इफेक्ट है? मेटा। ये वाला ग्रुप का कौन सा इफेक्ट है? -M। -M मतलब ये क्या है? मेटा डायरेक्टिंग, क्योंकि ऑर्थो पैरा को तो इसने क्या कर दिया? डीएक्टिवेट। ऑर्थो पैरा पोजीशन पर तो इसने पॉजिटिव चार्ज ला दिया, पॉजिटिव चार्ज पर थोड़ी पॉजिटिव चार्ज अटैक करेगा। इसका मतलब जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो मेटा वाले एच को रिप्लेस करके बनेगा। ये चीज समझ में आई? की एटम अनसैचुरेटेड, नो लोन पेयर, -M इफेक्ट, एंड इट इज मेटा डायरेक्टिंग। अभी अभी हमने किया है CF3 का कौन सा इफेक्ट किया था? अभी अभी किया हमने, हाँ एक नाम लिया था ना मैंने, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। ये भी माइनस इफेक्ट है। रिवर्स हाइपर कंजुगेशन मतलब ये भी क्या है? मेटा डायरेक्टिंग। तो ये भी मेटा पोजीशन के H को रिप्लेस करेगा। रिप्लेस करने के लिए कौन सा E आ रहा है? क्लोरीन। तो क्लोरीन यहां जाएगा और यहाँ का H बाहर निकल जाएगा।
तो CF3 ग्रुप क्या हुआ? मेटा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग, बिल्कुल सही है। सो अब तुम्हें पता चला बेंजीन की रिएक्टिविटी फॉर इलेक्ट्रोफाइल, कि बेंजीन पे जो ग्रुप पड़ा हुआ है वो उसको एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करता है, और वही डायरेक्ट करता है कि ई कहाँ जाना चाहिए, ऑर्थो या पैरा पर या फिर मेटा पर। इस तरह से अगर क्लोरीन आ रहा है तो क्लोरीनेशन, अगर नाइट्रो आ रहा है तो नाइट्रेशन, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है उसके अकॉर्डिंग नाम देते रहेंगे हम। ठीक है। थर्ड कैटेगरी ऑफ रिएक्शन, ये लिख लिया सबने यहां तक? थर्ड कैटेगरी ऑफ रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो +2 की रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑर्गेनिक हैलाइड की सारी रिएक्शन इसी कैटेगरी की रिएक्शन है। हेलोजेंस आर वीकर न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना हेलोजन की, तो हेलोजन आर वीकर न्यूक्लियोफाइल, तो किसी भी न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस हो जाएंगे। जैसे ये CN है, यहाँ अटैक करेगा और इसको बाहर निकाल देगा, Cl निकल गया और यहाँ पर CN आ गया, मतलब KCN KCl में चेंज हो गया और RCl की जगह RCN आ गया। और तुम देखो हमने कन्वर्जन कर दी, हैलाइड से साइनाइड बना लिए। ठीक है, एक्वस KOH डाला, तुम खुद बताओ क्या बनेगा? अल्कोहल, और क्या निकल गया? KCl। एक न्यूक्लियोफाइल आया, दूसरा न्यूक्लियोफाइल गया, रिएक्शन क्या हो गई? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इसकी हेल्प से हम ऑर्गेनिक हैलाइड से कोई भी फंक्शन ग्रुप बना सकते हैं। हैलोजन की जगह कोई भी अनायन आ सकता है। तो +2 में जब ऑर्गेनिक स्टार्ट होती है, पहला फंक्शन ग्रुप यही आता है, ऑर्गेनिक हैलाइड, उसमें सारी रिएक्शंस करोगे। ये 3 तरह की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ में आ गई होंगी। फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सारे हाइड्रोकार्बन एल्केन की रिएक्शंस हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की रिएक्शंस हैं, और ये फंक्शनल ग्रुप की रिएक्शन है। राइट। सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है? एडिशन रिएक्शंस। लिखिए, कुछ बैठ रहा है दिमाग में? केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा टफेस्ट पार्ट है ये, अगर समझ में आ गया रिएक्शंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर इसको एब्जॉर्ब करना जरूरी है कि हमें पता तो चले कर क्या रहे हैं हम, रिएक्शन कौन सी कर रहे हैं वो तो पता होना चाहिए ना। तो अगली रिएक्शन एडिशन रिएक्शन, और एक बार सुन लें लेकिन बाद में। एडिशन रिएक्शन, हाँ लिख लिया किसने? ओके। तो एडिशन रिएक्शन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन है। पाई बॉन्ड वीकर बॉन्ड है, सबको पता है, तो पाई बॉन्ड जल्दी से टूट भी जाते हैं और उसकी जगह कोई नए बॉन्ड बन जाते हैं, सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो किसी भी रिएक्शन में अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड कंपाउंड का बनना एडिशन रिएक्शन है। ग्रुप ऐड होते हैं अराउंड मल्टीपल बॉन्ड, तो वो रिएक्शन कौन सी है? एडिशन रिएक्शंस। तो इसके लिए अनसैचुरेटेड कंपाउंड का होना मस्ट है। पाई बॉन्ड होंगे तभी एडिशन रिएक्शंस होंगी, पहली चीज। पाई बॉन्ड टूटेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, दूसरा एडिशन रिएक्शन में यही होता है। एडिशन रिएक्शन में कोई चीज ऐड हो रही है, अब ऐड होने वाली चीज, एक रेडिकल ऐड हो रहा है तो रेडिकल एडिशन, अगर एक इलेक्ट्रोफाइल पहले ऐड हो रहा है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, अगर न्यूक्लियोफाइल पहले ऐड हो रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो एडिशन भी 3 तरह की हुई, कौन कौन सी? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड रेडिकल एडिशन। तो लिख लीजिए एडिशन रिएक्शन, इट इज एडिशन ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स around multiple bond. Addition of atoms or group of atoms around multiple bond
in which pi bonds are converted into 2 sigma bonds. एक पाई बॉन्ड टूटेगा, 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे. एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड एडिशन के बाद सैचुरेटेड हो जाता है. एंड 3 टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शंस आर फ्री रेडिकल एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, सबसे इंपॉर्टेंट है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बता रही हूं. अल्कीन और अल्काइन की रिएक्शन सारी इस कैटेगरी में आती हैं. अल्कीन एंड अल्काइन, they have an important type of addition, electrophilic addition. यहाँ फर्स्ट स्टेप में अटैक कौन करता है? इलेक्ट्रोफाइल. तुम्हें पता है अल्कीन और अल्काइन खुद क्या है? अनसैचुरेटेड के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल भी है. जब भी मल्टीपल बॉन्ड दो सेम एटम के बीच में होगा तो वो खुद एक न्यूक्लियोफाइल होंगे. इसीलिए इन पर पहले कौन अटैक करेगा? एक इलेक्ट्रोफाइल. अब मान लो हम यहाँ प्रोपीन है, हाँ ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही बता रही हूँ. अल्कीन एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो उस पर अटैकिंग रिएजेंट जो होगा वो इलेक्ट्रोफाइल ही होगा. सुन ले जरा ध्यान से. अल्कीन है, इस पर HCl डाला हमने. HCl का H जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है, तो सबसे पहले H को ही अटैक करना है. अब H को अटैक करने की 2 पॉसिबिलिटी है कि H अगर मान लो इस कार्बन पे अटैक करे तो इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट हो जाएगा. कौन सा इफेक्ट होगा? ये प्लस ई इफेक्ट हो जाएगा. अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे गए तो हमें जो मिला, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो बीच वाले कार्बन पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, और ये Cl नेगेटिव अलग हो गया. ये है इसका RDS, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप. कार्बोकैटायन बना. रुक जाए एक मिनट. लेकिन अगर सपोज तुम HCl का अटैक बीच वाले कार्बन पर करवाते हो, ये H बीच वाले कार्बन पर अटैक करता है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे. अगर ऐसा हुआ तो H बीच वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा. इन दैट केस पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट कार्बन पे आएगा, और ये कार्बोकैटायन कौन सा बनेगा? प्राइमरी कार्बोकैटायन. ये पहले वाले में कौन सा कार्बोकैटायन बना? तो अब बताओ कौन सी डिस्प्लेसमेंट होगी, पहली या दूसरी? पहली. क्यों? क्योंकि उसका कार्बोकैटायन स्टेबल है. जब स्टेबल कार्बोकैटायन है तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी ना. सेकेंड वाले का जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है उसमें एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी. क्यों होगी ज्यादा? क्योंकि ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है. प्राइमरी कार्बोकैटायन कम स्टेबल है तो उसकी ट्रांजिशन स्टेट और ऊंची बन जाएगी, ज्यादा एनर्जी वाली. फर्स्ट और सेकंड में सेकंड विल नॉट बी प्रेफर्ड, फर्स्ट विल बी प्रेफर्ड. फर्स्ट स्टेप इसके अकॉर्डिंग होगा. ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर गए और यहां से ये इलेक्ट्रॉन H के साथ बॉन्डेड हो गए, तो फर्स्ट कार्बन के साथ H का बॉन्ड बन गया, CH2 के साथ सॉरी CH3 बन गया, और बीच वाले कार्बन पर चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव. सेकेंड वाले में ये पाई इलेक्ट्रॉन अगर इधर गए और यहां से ये बॉन्डेड हो गए H के साथ, तो बीच वाले कार्बन पर ये बॉन्ड बना, तब पहले वाले कार्बन पर चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव. 2 पॉसिबिलिटी थी ना.
कि डबल बॉन्ड के किस तरफ एच जाए, तो डबल बॉन्ड के किस तरफ एच गया, फर्स्ट वाले में गया, क्योंकि पहले वाले डिस्प्लेसमेंट के बाद जो कार्बोकेटायन बना, जो पॉजिटिव चार्ज बना, वो सेकेंडरी कार्बन पर है, और सेकेंडरी कार्बन पर दोनों मिथाइल का हाइपर कंजुगेशन है, 6 हाइपर कंजुगेशन है ना, और सेकेंड वाले में तो सिर्फ 2 ही हाइपर कंजुगेशन है। तो पहला वाला कार्बोकेटायन स्टेबल है, जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल रिएक्शन उसी के हिसाब से होती है। सो सबसे पहली चीज, अल्कीन में इलेक्ट्रोफाइल इस तरह से ऐड होता है कि स्टेबल कार्बोकेटायन बने। और इसके लिए एक नेम यूज किया जाता है, इस रूल को क्या कहते हैं, पहले ये लिख लो फिर बताती हूँ। रिचर बिकम्स मोर रिचर, ये स्टेटमेंट कहते हैं हम। ये रिचर था ना, CH2 जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा उसी पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, नहीं, CH और CH2, CH पे हाइड्रोजन नहीं गया, CH2 पे गया, जो रिचर था हाइड्रोजन से उसी पर रिचर और रिचर हो गया वो, तो स्टेटमेंट कहते हैं रिचर बिकम्स मोर रिचर। डबल बॉन्ड का कार्बन जो रिचर है, रिचर विद हाइड्रोजन, उसी पर हाइड्रोजन जा रहा है। ये स्टेटमेंट देने का पर्पस क्या है कि अगर इस तरह से एडिशन करवाएंगे तो हमेशा हमें एक स्टेबल कार्बोकेटायन मिलेगा, रिचर बिकम्स मोर रिचर। तो एल्कीन की एडिशन रिएक्शन फॉलो करती है इस रूल को, रिचर बिकम्स मोर रिचर। अल्काइन में भी ऐसा होता है। सारी एल्कीन में ना ऐसी रिएक्शन होती है, तो बहुत आसान है रिएक्शन को आगे चेक करना। ये मैंने हाइपर कंजुगेशन बताया था कि इसका 3 and 3 6 हाइपर कंजुगेशन हो गया ना, इसलिए स्टेबल है। हाँ जी, ये स्लाइड सबने लिख ली? तो अब मैं दोबारा से रिएक्शन लिख रही हूँ, सुनिए ध्यान से। हाँ प्लीज। ये था प्रोपीन, हमें अब पता चल गया है कि HCl का एडिशन होने पर जो RDS स्टेप में H जो है वो यहाँ पर आने वाला है, CH3CH, ये कार्बोकेटायन बनेगा। और नेक्स्ट स्टेप जो कि फास्ट स्टेप है, उसमें इस पॉजिटिव चार्ज पर क्लोरीन आके ऐड हो जाएगा। लास्ट कंपाउंड हमें क्या मिला, 2 क्लोरो प्रोपेन। अगर ये इसके अकॉर्डिंग रिएक्शन ना होती तो हमें क्लोरीन जो है सेकेंड नंबर की जगह पहले नंबर पर जाता। एक सेकेंड सुने जरा ध्यान से। अल्कीन की एडिशन रिएक्शन में हाइड्रोजन विल बी एडेड ऑन दैट कार्बन विच हैव मोर हाइड्रोजन, इसको कहते हैं मार्कोनी-कॉफ्स रूल। मार्कोनी-कॉफ्स रूल, ये रूल क्या कहता है, दैट इलेक्ट्रोफाइल कोई भी इलेक्ट्रोफाइल H positive will be added on that carbon of multiple bond which have more hydrogen, that is richer becomes more richer. This is called Markovnikov rule. ये थोड़ी Markovnikov ने कह दिया और हमने मान लिया, तो रीजन तो ये था ना, बिकॉज इन दिस वे विल गेट मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, इस तरीके से हमें ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन मिलता।
अब तुम HCl की जगह HBr डालो, तुम उसमें वाटर डालो, हर बार तुम्हें पता है प्रोडक्ट कैसे बनाना है। H पॉजिटिव को कहाँ ले जाना है, CH2 पे, अनायन को कहाँ ऐड करवाना है, बीच में। जब भी कोई रिएजेंट तुम डालोगे तो उसका पॉजिटिव वाले पार्ट को तुम्हें यहाँ अटैक करवाना है, नेगेटिव वाले पार्ट को बीच पे अटैक करवाना है। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, क्या आगे लिख लो, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। अब जैसे अगला जो रिएक्शन है ना, तुम खुद ही इसका आंसर बताओगे। बताओ जरा, प्रोडक्ट क्या बनाओगे। रिंग आ गई, डबल बॉन्ड है। पहले तो ये देखो यहां पर क्या है, सिर्फ सी, एक डबल बॉन्ड है ना। यहां पर क्या है, CH, इधर क्या है, C। अब वाटर में एक H पॉजिटिव है, दूसरा OH नेगेटिव है, कौन कहां जाएगा बताओ। हाइड्रोजन CH पे और OH इस कार्बन पर। तो इमीडिएट तुम्हें प्रोडक्ट पता चल गया ना, यहां पर OH और यहां पर H, एक H तो पहले ही था। रिचर बिकम्स मोर रिचर। ध्यान से समझ के करोगे रिएक्शंस, तुम्हें सारी रिएक्शन रटनी नहीं पड़ेंगी। ICl, अब बताओ, हाँ पहली वाली हो गई क्या नहीं, वाटर का एडिशन। वाटर क्योंकि खुद एक न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए हमने पहले H पॉजिटिव डाल दिया, ताकि वाटर डिसोसिएट भी नहीं होता ना, तो हमने ऊपर से थोड़ा सा एसिडिफाइड वाटर ले लिया, ताकि पहले H पॉजिटिव चला जाए, बाद में इसका वाटर का OH अटैक कर दे। बताइए ICl में पॉजिटिव चार्ज किस पे है, पॉजिटिव चार्ज। आयोडीन और क्लोरीन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। हाउ टू ऐड ICl ऑन दिस बॉन्ड। ICl में I पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल विल बी एडेड ऑन दैट कार्बन विच हैव मोर हाइड्रोजन। तो फिर I इस पे जाएगा ना, यहां पर I ऐड होगा और Cl इधर ऐड होगा। तो देखो पता चल गया ना इस रूल से, जो भी पॉजिटिव पार्ट है वो किस पे जाएगा, जहां ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा है। Richer becomes more richer, but electrophile will be added on that carbon which have more hydrogen. Electrophile will be added on that carbon which have more hydrogen. Richer becomes more richer. H positive एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो H पॉजिटिव की जगह कोई और भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकता था ना, ठीक है। चले आगे। तो ट्रिपल बॉन्ड पे भी ऐसे ही करेंगे, HBr का एडिशन करवाया, बताओ H कहां जाएगा, CH पर। ट्रिपल बॉन्ड से क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और C पर क्या आ जाएगा, Br। बट इसमें एक बार और एडिशन हो जाएगा, अभी भी एक पाई बॉन्ड है, इस बार फिर से H कहां जाएगा, CH2 पर, और Br कहां जाएगा, सेंटर में। तो ये जेम डाइब्रोमाइड बन गया ना। जेम का मतलब जब दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पर।
हर जगह दो फंक्शनल ग्रुप एक ही जगह पर लगे हो ना, तब भी यूज कर लेते हैं। मुझे बताओ ट्रिपल बॉन्ड में 2 बार एडिशन हुआ क्योंकि 2 पाई बॉन्ड थे, हर पाई बॉन्ड पर एडिशन हो गया। What is delta S of this reaction? एंट्रोपी फेवर्ड है या अपोज्ड है? 2 से 1 बन रहे हैं, 2 गैसेस 1 प्रोडक्ट। जब नंबर ऑफ एटम कम होते हैं तो एंट्रोपी कम होती है ना। इस रिएक्शन की एंट्रोपी अपोज्ड है। ये 2 से 1 प्रोडक्ट बन रहा है, 2 मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे हैं तो एंट्रोपी कम हो रही है ना, एंट्रोपी अपोज्ड है। दूसरा, वीक पाई टूट रहा है और स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, तो डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव, फेवर्ड। एडिशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। जैसे हाइड्रोजन का एडिशन बताया था ना मैंने, एक्सोथर्मिक होता है। एंट्रोपी अपोज रिएक्शन में टेम्परेचर क्या रखना पड़ता है? लो। तो ये रिएक्शन लो टेम्परेचर और डार्क में होती है, सनलाइट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जितनी भी रिएक्शन जो एंट्रोपी अपोज्ड है उनको लो टेम्परेचर पे करवाना चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स में किया था हमने। अगर कहीं लिखा हो ना स्ट्रॉन्ग हीटिंग ये वो, कभी भी एडिशन नहीं होगा। एडिशन रिएक्शन के लिए हमेशा लो टेम्परेचर चाहिए, बिकॉज इट इज एंट्रोपी अपोज्ड रिएक्शन। और वैसे भी एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में तो हम वैसे ही टेम्परेचर कम रखते हैं। समझ में आया? टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन उधर जाती है जहां एंट्रोपी बढ़ रही हो। अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन रिवर्स जाएगी। ये केमिस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जहां इलेक्ट्रोफाइल इस तरह से ऐड हो रहा है कि कार्बोकेटायन स्टेबल बने। जिन रिएक्शन में, एक मिनट हो गया, ये लिख लिया कि नहीं? जिन रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनता है उन रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा? जिसका कार्बोकेटायन स्टेबल उसकी रिएक्शन फास्टर। तो अब इथीन का कार्बोकेटायन तो सबसे कम स्टेबल होगा, प्रोपीन का थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल होगा, और इसका कार्बोकेटायन और भी स्टेबल। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, ये वाली हो गई। और इसका रीजन क्या है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। याद करो, मैंने पिछली क्लास में बताया था एल्कीन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव था, लेकिन टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल ये सबसे कम रिएक्टिव है, क्योंकि इससे बनने वाला कार्बोकेटायन उतना स्टेबल नहीं है। तो ऑर्गेनिक में यही कहते हैं, रिएक्टिविटी फॉर विच? रिएक्टिविटी फॉर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। जिस एल्कीन पर इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के बाद कार्बोकेटायन स्टेबल बन जाए वहां रिएक्शन फास्टर हो। क्या यहां मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा? नो, सिमेट्रिकल एल्कीन पे मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगता। या अगर हम करें एडिशन ऑफ क्लोरीन, क्या यहाँ कोई मार्कोनिकॉफ की इंपॉर्टेंस है? ऐड होने वाली दोनों चीजें सेम है, कोई भी कहीं भी ऐड हो जाए, तो इस पे नो मार्कोनिकॉफ रूल इज एप्लीकेबल। मार्कोनिकॉफ की इंपॉर्टेंस कब होती है? जब हमारा अल्कीन अनसिमेट्रिकल हो,
ठीक है, और ऐड होने वाला भी अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल मतलब दो अलग अलग चीजें ऐड हो रही हूँ, एक तरफ H, एक तरफ Cl, एक तरफ H, एक तरफ OH। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें, बताइए इनमें से किसमें मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई नहीं होता? क्या बात है, थक गए? पर आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग नहीं था, है ना? पर पढ़ना पड़ेगा जाके एक बार। हाँ, ये हमारी एडिशन में पहली एडिशन रिएक्शन हमने की, कौन सी थी एडिशन? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगली क्लास में यही टाइप ऑफ रिएक्शंस करेंगे, बट अब बुकलेट के क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है? तो ट्राई कीजिएगा।